स्टूडेंट्स, ये बात तो आप जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का हर एक सेल बिल्कुल एक शहर की तरह है, जिसके पास उसका अपना सिक्योरिटी सिस्टम है, उसका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसका अपना एक आईडी नंबर है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आप जान सकें। स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये एक ऐसी थिन, डेलिकेट और सेमी पोरस बैरियर है जो कि सेल के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इनक्लोज करती है और सेल को सेपरेट करती है उसकी आउटसाइड इन्वायरमेंट से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, हर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, हमें मालूम है कि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, ये तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, चाहे वो यूकैरियोटिक है, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है। अब हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, हमारे पास 1972 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया जो हमें बताता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। इस मॉडल को कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहले इसके नाम की तरफ चलते हैं कि इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहा गया। तो स्टूडेंट्स, इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड का वर्ड जो है ये इसलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक फ्लूइड की तरह है। जैसे पानी तैरता है ना, बिल्कुल इसी तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर भी तैरने वाला है, इसलिए फ्लूइड का वर्ड यूज किया गया। नेक्स्ट है मोज़ेक। तो मोज़ेक का वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल एक पैटर्न के अंदर है, इसलिए मोज़ेक का वर्ड यूज किया गया और इस पूरे मॉडल को नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। अब ये मॉडल हमें क्या बताता है? इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी, वो दो मेन चीजों से मिलकर बनी है। एक हमारे पास लिपिड बाइलेयर और दूसरा हमारे पास प्रोटीन्स। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको जो फाउंडेशन प्रोवाइड करती है वो उसकी लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ये दो लेयर्स हैं जो कि लिपिड से मिलकर बनी है। और कौन से लिपिड्स? फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ये हमें फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसके ऊपर एक हेड होता है और जिसके नीचे दो टेल्स होती है। इसके अलावा हमारे पास लिपिड बाइलेयर के अंदर ये जो ब्लू में नजर आ रहे हैं, दीज आर प्रोटीन्स। ये इस लिपिड बाइलेयर के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। तो हम बारी बारी इनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको देखेंगे। पहले हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक डायग्राम है जिसके अंदर ये ब्लू में जो है ये लिपिड बाइलेयर्स हैं। ठीक है, ये एक लिपिड लेयर है और ये दूसरी लिपिड लेयर है, दीज आर लिपिड बाइलेयर। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, हम आगे देखेंगे। इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है और उसके अलावा इस लेयर के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स एम्बेडेड हुए होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होती हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो ये लिपिड बाइलेयर है, ये सेल का अंदर वाला हिस्सा है, उसका साइटोप्लाज्म है, उसका साइटोसोल है, और ये सेल के बाहर का हिस्सा है, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के बाहर की साइड पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला है लिपिड बाइलेयर, दूसरा है प्रोटीन्स और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं जो सेल को उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है लिपिड बाइलेयर। जो लिपिड की बाइलेयर है ये तीन तरह के लिपिड से मिलकर बनी होती है, जिसमें मेजर जो होता है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। सेकेंड पे हमारे पास आ जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स और थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, यानी ऐसे लिपिड जो ग्लूकोज और लिपिड से मिलकर बने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉस्फोलिपिड्स को, जो कि मेन चीज है इस पूरी लिपिड बाइलेयर की। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर एक हेड होती है और एक हेड होता है और दो टेल्स होती हैं। ठीक है, इसका जो हेड है, इसके हेड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये इसको पोलर बनाता है, यानी कि
पोलर मॉलिक्यूल बनाता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। तो इसका जो हेड है वो इसी वजह से हाइड्रोफिलिक या फिर उसको पोलर हेड कहा जाता है। जबकि जो इसकी टेल्स हैं वो कंप्लीटली लिपिड से मिलकर बनी है, लिपिड के मोनोमर से मिलकर बनी है, यानी कि फैटी एसिड से मिलकर बनी है। और फैटी एसिड्स जो हैं उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की लंबी लंबी चेन्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी दोनों टेल्स हैं, ये दोनों टेल्स लिपिड से मिलकर बनी है। इस वजह से जो इसकी ये दोनों टेल्स हैं ये हाइड्रोफोबिक है, ये नॉन पोलर है, ये वाटर फेयरिंग है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, जबकि जो इसका हेड है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है। इसकी एक टेल पे इस तरह से किंक होता है, ठीक है, इस तरह से ये टेढ़ी होती है। इसकी जो रीजन है वो ये है कि इस पॉइंट के ऊपर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस डबल बॉन्ड को शो करने के लिए ये इस तरह से टेढ़ी है इसकी एक टेल। स्टूडेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर पोलर ग्रुप भी हो और नॉन पोलर ग्रुप भी हो, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है लेकिन उसके अंदर पोलर एरिया भी है, नॉन पोलर एरिया भी है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि फॉस्फोलिपिड जो है वो एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनके अंदर पोलर भी पाया जाता है और नॉन पोलर हिस्सा भी पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि इसकी जो फॉस्फोलिपिड्स की जो अरेंजमेंट है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर किस तरह से हुई है। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं कि ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है और ये फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर है। तो ये दोनों जो है आपस में टेल टू टेल अरेंज हुए हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लेयर की टेल्स हैं वो नीचे वाली लेयर की टेल से मिल रही हैं, जबकि जो इसका हाइड्रोफिलिक पोर्शन है, यानी जो इसके हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं, पोलर हेड्स हैं, वो बाहर की तरफ है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है, और अंदर की तरफ है, यानी कि साइटोसोल की तरफ है। तो जो लिपिड बाइलेयर का अंदर वाला हिस्सा है वो सारा फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो बाहर की साइड हाइड्रोफिलिक हेड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी फेस कर रहे हैं हाइड्रोफिलिक हेड, और साइटोप्लाज्म को भी फेस कर रहे हैं हाइड्रोफिलिक हेड्स। सेकंड हमने बात की थी कोलेस्ट्रॉल की। तो स्टूडेंट्स, ये आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स। कोलेस्ट्रॉल के ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली प्रेजेंट नहीं होते, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम बेसिकली फ्लूइड ही प्रोवाइड करना है पूरी मेम्ब्रेन को। ये आप देख रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल किस तरह से, जिस तरह एक फ्लूइड का होता है ना कि पानी तैर रहा होता है, उस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये शफल करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं अपनी अरेंजमेंट को, ठीक है। ओवरऑल ये लिपिड बाइलेयर इसी तरह से है कि टेल टू टेल जो है आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। नेक्स्ट ये ग्लाइकोलिपिड्स है हमारे पास। ये ग्लाइकोलिपिड्स, इनको कहने की वजह ये है कि ये जो हमारा लिपिड वाला पोर्शन है, इस लिपिड वाले पोर्शन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट रेड वाला अटैच हुआ हुआ है, इसकी वजह से इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिपिड। और यही बेसिक चीज है जो कि हमारा जो सेल है, सेल से डिफ्रेंशिएट करती है। हर सेल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन में देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमने बात की कि जो लिपिड बाइलेयर है वो उसके अंदर हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास किसी ऐसे मॉलिक्यूल ने अंदर जाना हो, सेल के अंदर जाना हो जो कि हाइड्रोफिलिक है, उसको रास्ता चाहिए होगा, ठीक है। तो वो रास्ता उसके लिए जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो लिपिड वाली बाइलेयर है, इसके अंदर सिर्फ ऐसी चीजें पास कर सकती हैं जो कि छोटी हो, जो कि नॉन पोलर हो, ठीक है। पोलर थिंग्स को पास करने के लिए प्रोटीन्स में से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। प्रोटीन्स जो कि हमारे इस लेयर के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमने ये बात कर ली कि यूकैरियोट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि लो टेम्परेचर के ऊपर भी उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखते हैं, यानी उसे फ्रीज नहीं होने देते, उसे रिजिड नहीं होने देते। हमने बात की थी कि डेलिकेट लेयर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्लूइड की तरह मूव करती है। तो अगर टेम्परेचर लो हो जाए तो ये इस बात का खतरा हो सकता है कि ये रिजिड हो जाए, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसको बचाता है रिजिड होने से। सेकंड पे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट आ जाता है प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारी जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। दो तरह के मेनली प्रोटीन्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या फिर उन्हें इंटेग्रल प्रोटीन्स भी कहा जाता है, और दूसरे हमारे पास होते हैं
पेरिफेरल प्रोटीन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले प्रोटीन्स जो कि ऊपर से लेके नीचे तक पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को के अंदर से पास कर रहे हैं, इन्हें कहा जाता है इंटेग्रल प्रोटीन या फिर इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहा जाता है, यानी पूरी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं। ये प्रोटीन्स हैं, ये इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा जो सेकंड मेन टाइप होती है वो होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स की, ये जो आपको सिर्फ एक लेयर की साइड पर नजर आएंगे। ठीक है, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जो एक साइड पे आपको दिख रहे हैं, एक लेयर के साथ अटैच होंगे, जबकि जो दूसरे हैं वो दोनों लेयर्स को बाईपास करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। इनका काम ये है कि इन्होंने सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देना है। ठीक है, या सेल से बाहर जाने देना है। हमने बात की कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसने कंट्रोल करना है कि कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी चीज अंदर नहीं आएगी। तो जो हमारी ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो कि लिपिड सॉल्युबल होंगे या नॉन पोलर होंगे, वो तो इजीली पास कर जाएंगे हमारी जो लिपिड बाइलेयर वाला एरिया है, लिपिड्स वाला एरिया है, फोस्फोलिपिड्स वाला, उसके अंदर से। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो कि पोलर होंगे, ठीक है, जो कि फोस्फोलिपिड से पास नहीं कर सकते, वो कहाँ से पास करेंगे? वो इन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से सेल के अंदर एंटर होंगे। इनमें हमारे पास आ जाते हैं चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया या डिफरेंट आयंस को अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हम इसको आगे एक लेक्चर में देखेंगे। सेकंड पे हमारे पास जो प्रोटीन आ जाती हैं वो हैं एंकर प्रोटीन्स। एंकर प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को खराब नहीं होने देती। इंटेग्रल प्रोटीन होती है, यानी ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी मेम्ब्रेन के अंदर से पास करती हैं। बाहर से वो जो बाहर सेल के बाहर जो मैट्रिक्स होता है उसको, और जो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है उसको आपस में अटैच करती हैं और उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको सपोर्ट करती हैं, उसको एक जगह पे रोक के रखती हैं, उसके स्ट्रक्चर को खराब नहीं होने देती। थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर बनी है, और यही वो हैं जो कि हमें हमारे सेल को आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रोवाइड करती हैं। जैसे हमारा एक आईडी कार्ड होता है या हमारा एक बे फॉर्म होता है जो हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल इसी तरह ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं ये सेल के जो बाहर वाली लेयर होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और ये एक सेल का आईडी टैग है जो बताता है कि ये कौन सा सेल है, जो हमारे सेल को किसी और के सेल से या एक तरह के सेल को दूसरी तरह के सेल से डिफरेंशिएट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स ये ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि चेंजेस को सेंस करते हैं। रिसेप्टर्स के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने चेंजेस को सेंस करना होता है और आगे सिग्नल भेजना होता है। तो ऐसा होता है कि जो हमारे पास कुछ मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम हार्मोन्स की बात करते हैं, हार्मोन आके इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है। जब ये बाइंड करता है तो ये जो रिसेप्टर है ये आगे सेल के इनसाइड यानी सेल के न्यूक्लियस को सिग्नल भेजता है कि ये हार्मोन आके इसने बाइंड किया है। फिर उसके हार्मोन की बेस पे जो सेल है उसके अंदर सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होता है और सेल का रिस्पॉन्स आता है जो कि उस वक्त का डिजायर रिस्पॉन्स होता है। इसको हम लोग सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे वाले टॉपिक के अंदर अच्छी तरह से देखेंगे। फिफ्थ पे हमारे पास आ जाती हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। ठीक है, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स जो कि क्या है, एंजाइम्स हैं। इन प्रोटीन्स के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, हमें पता है कि एंजाइम का क्या काम होता है, उसने रिएक्शन को कैटलाइज करना होता है, रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है। तो इन्हीं प्रोटीन्स के अंदर कुछ एंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं जो कि डिफरेंट रिएक्शंस को कैरी आउट करती हैं। फॉर एग्जांपल फूड की ब्रेकडाउन होगी या और इस तरह की कोई लैक्टोज की ब्रेकडाउन होगी, तो डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये चैनल प्रोटीन्स हैं, डेटा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो है ये इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं, ये बेसिकली रिसेप्टर्स हैं। हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी इंटेग्रल प्रोटीन्स होते हैं। फिर ये हमारे पास है ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हमारे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है ना, हमें पता है एंजाइम्स का स्ट्रक्चर ग्लोबुलर होता है, तो ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ये एंजाइमेटिक होती हैं। उसके अलावा पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थर्ड कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का।
ठीक है, इसे कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटसाइड वाली लेयर है, उस लेयर के ऊपर शुगर की कुछ चेन्स जो हैं वो अटैच हुई होती हैं प्रोटीन्स के साथ भी और लिपिड्स के साथ भी। इन दोनों को कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। बेसिकली दीज आर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन। शुगर है वो प्रोटीन के साथ अटैच हुई है। हमारे जो सेल के अंदर, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर हमारी शुगर उसके साथ अटैच हुई है, उसके साथ चैन बनाई हुई है उसने, तो उसको कहा जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। जबकि अगर वो शुगर लिपिड्स के साथ अटैच हुई है, फोस्फोलिपिड्स के साथ, तो उसे कहा जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। यही ग्लाइकोकैलिक्स, यही वो चीज है जो हमारे सेल का आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जो हमारे सेल को किसी और के सेल से डिफरेंशिएट करता है, हमारे अपने अंदर के सेल्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है, लिवर के सेल्स को ब्लड के सेल से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं होते। बैक्टीरिया के अंदर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट नहीं है उसकी मेम्ब्रेन में, और उसकी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोट्स की मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल की जगह उनके अंदर एर्गोस्टेरॉल प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहे हैं रेड वाले, दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर शुगर चेन्स, ठीक है, विच आर अटैच टू लिपिड्स हेयर। तो इनको हम कहा जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। और यहाँ पे जो हमारी ये कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर की जो चेन है, ये एक प्रोटीन के साथ अटैच है, तो इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो है हमारे सेल का आइडेंटिफिकेशन मार्क है, हमारे हर सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक बाउंड्री के तौर पे एक्ट करती है। ठीक है, एक बाउंड्री के तौर पे एक्ट करती है जो कि सेल के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को होल्ड करके रखती है उनकी जगह पे। ठीक है, उसके अलावा ये एक ऐसी बाउंड्री है जो कि सेमी पोरस है, सेमी परमिएबल है, जिसके अंदर से चीज़ों की ट्रांसपोर्ट इनसाइड और आउटसाइड द सेल हो सकती है। ठीक है, लेकिन वो रेगुलेटेड होगी। तो अगर हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाती है ऑक्सीजन की, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो लिपिड बाइलेयर से इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, और अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, ठीक है, या सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये जो है इनको केयरफुली रेगुलेटेड ये होते हैं। ठीक है, यानी कि ये लिपिड बाइलेयर से पास नहीं कर सकते, ये पास करेंगे प्रोटीन्स के अंदर से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बेसिकली इनसाइड द सेल जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको सेल ने यूज़ करना होता है और एनर्जी जनरेट करनी होती है, और सेल से बाहर जो चीज़ें जाती हैं वो वेस्ट होता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके अपनी भी मेम्ब्रेन होती है। एक तो मेम्ब्रेन होगी जो सेल की मेम्ब्रेन है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा इन ऑर्गेनेल्स की अपनी मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जाम्पल जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी अपनी मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन होती है। तो और उस मेम्ब्रेन का भी यही काम है कि उन्होंने रेगुलेट करना है फ्लो को, कि कौन सी चीज़ें सेल के, कौन सी चीज़ें उस ऑर्गेनेल के अंदर जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें उसके अंदर नहीं जा सकती और कैसे चीज़ें उससे बाहर आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह वो मेम्ब्रेन्स भी वर्क करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पे इन्होंने हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई हैं जिनके ज़रिए से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात हो रही है। हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, माइक्रोस्कोपी वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसे हम यूज़ करते हैं सेल के अंदर के सारे ऑर्गेनेल्स को, उसके अंदर के सारे स्ट्रक्चर को देखने के लिए। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि टेम को यूज़ करके जो लिपिड बाइलेयर का और प्रोटीन्स का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है वो रिवील हुआ। ठीक है, यानी इस वाले माइक्रोस्कोप को यूज़ करके हमें लिपिड बाइलेयर का जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट है हमारे पास सैम। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया गया, और हमने पढ़ा था कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो हमें सरफेस की इमेज देता है। ठीक है, सरफेस टोपोलॉजी ऑफ सेल्स एंड मेम्ब्रेन्स। तो जो हमारे सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस टोपोलॉजी हम कहते हैं, सरफेस की स्टडी जो होती है ना उसी को कहते हैं टोपोलॉजी, सरफेस टोपोलॉजी। तो उसकी मदद से हम लोगों ने सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी ये भी एक तरह का माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर लेजर बीम यूज की जाती है। ठीक है, और फ्लोरेसेंस का एक प्रिंसिपल होता है वो भी यूज किया जाता है, जिसकी मदद से शार्प एंड डिटेल इमेजेस हमें मिली है सेल मेम्ब्रेन की। तो स्टूडेंट्स, ये टैम और सैम से भी एडवांस टेक्निक है जिसके अंदर लेजर को यूज किया जाता है। फ्लोरेसेंस कहते हैं हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एनर्जी को इमिट करते हैं। ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स को यूज करके, ठीक है, तो हम लोगों ने शार्प डिटेल इमेजेस क्रिएट की हैं सेल मेम्ब्रेन की।
स्टूडेंट्स फोर्थ पे हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का माइक्रोस्कोप है जिसके जरिए से हमने पहले से भी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस हासिल की हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और इसके साथ साथ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसका जो इंटरेक्शन है सेल के अंदर वाले कंपोनेंट्स के साथ और सेल के साइटोस्केलेटन के साथ। साइटोस्केलेटन ऐसे फिलामेंट्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बेसिकली ये सेल का स्केलेटन है। ठीक है, सेल को होल्ड करके रखते हैं। तो इस मेम्ब्रेन, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या ताल्लुक है सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है उसके साथ, और इसके अलावा जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं उनके साथ। तो इसको स्टडी किया गया, इनकी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हासिल की गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी को यूज करके। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। ठीक है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी में हम लोगों ने टोपोग्राफिकल इमेजेस ही हासिल की सेल मेम्ब्रेन की एट हाई रेजोल्यूशन। ठीक है, जो हमें सेल से इमेजेस हासिल हुई थी वो भी सरफेस की इमेजेस थी, टोपोग्राफिकल इमेजेस थी। तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से उससे भी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाली टोपोग्राफिकल इमेजेस यानी सरफेस की इमेजेस हमने हासिल की। 6 पे आ जाता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को यूज करके जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको डिटरमाइन किया गया। ठीक है, एटॉमिक लेवल के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से हम लोग ने डिटरमाइन किया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे हमारे पास है मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री ये भी एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम लोगों ने जो सेल की मेम्ब्रेन है उसकी जो लिपिड्स वाला पोर्शन है उस सारे को कंप्रीहेंसिवली एनालाइज किया। ठीक है, लिपिडोमिक्स इसको कहते हैं कि हमने लिपिड्स की स्टडी करनी है। ठीक है, तो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के जरिए से हम लोगों ने लिपिड्स को बिल्कुल कम्प्रीहेंसिव उसकी पूरी जो उसकी स्टडी है वो हमने की, और उसके जरिए से हमें पता चला कि कौन कौन से लिपिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कौन कौन से लिपिड्स के टाइप्स के लिपिड्स प्रेजेंट हैं, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो है ये मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हमने स्टडी किया है। लास्ट पे हमारे पास है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। इस टेक्निक की मदद से हमने क्या स्टडी किया? इस टेक्निक की मदद से हमने स्टडी किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स और लिपिड्स प्रेजेंट हैं उनकी मूवमेंट किस तरह से होती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई सख्त स्ट्रक्चर नहीं है, वो डेलिकेट स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल फ्लूइड की तरह उसकी मूवमेंट होती है। तो ये जो मूवमेंट है ना उसके अंदर ये होता है कि जो उसके प्रोटीन्स हैं वो अपनी बिल्कुल डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं 180 डिग्री एंगल पे। ठीक है, लिपिड्स वो भी इसी तरह से अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो ये कोई रिजिड कोई सख्त स्ट्रक्चर नहीं होता, ये डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक बहुत मुश्किल चीज थी इसको स्टडी करना। इस टेक्निक की मदद से इसको स्टडी किया गया। इस टेक्निक में होता क्या है? इस टेक्निक में ये होता है कि जो हमारा लिपिड लेयर का या हमारे प्रोटीन्स का कोई भी एक रीजन लेते हैं, हम उसको ब्लीच कर देते हैं किसी फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, मैंने पहले बताया कि जो फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल होता है वो ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि लाइट को इमिट करता है, एनर्जी को इमिट करता है। तो उस मॉलिक्यूल को हमने लगा दिया इसके ऊपर, एक रीजन के ऊपर, फिर उसके बाद हमने उसे लेजर के साथ स्टडी किया। अब थोड़ी देर बाद जब ये प्रोटीन और लिपिड्स अपनी डायरेक्शन को, अपनी शेप को, अपनी मोबिलिटी करेंगे, चेंज करेंगे, तो होगा क्या? तो अब ये जो फ्लोरेसेंस वाला मॉलिक्यूल था, जो एनर्जी वाला एरिया था, वो अपनी जगह चेंज कर लेगा और उसकी जगह पे जो फ्लोरेसेंस वाला मॉलिक्यूल नहीं है यानी जो नॉर्मल है वो अनब्लीच मॉलिक्यूल वो आ जाएगा उसकी जगह पे। तो इस तरह हमें पता चलेगा कि इनकी मूवमेंट किस तरह से हुई है। फ्रेंड्स, ये थी हमारा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मैंने जितने पॉसिबल एमसीक्यूज थे वो सारा कुछ इसके अंदर बता दिया है। उसके अलावा आपको ये भी बता दिया कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग्स किस तरह से लिखनी है।